फर्स्ट चॉइस किसी की भी नहीं होती कि मुझे रियल एस्टेट एजेंट बनना है. मे बी लास्ट चॉइस शायद हो सकती है. स्पेशली इन रियल एस्टेट द वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इज रिलेशनशिप वही लंबा चलता है जिसमें इट इज़ अ विन विन फॉर बोथ. अगर आप किसी रिलेशनशिप में दूसरे का फ़ायदा उठाने की कोशिश करो तो वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलता. वरना तो हर कोई यही चीज़ बोल रहा है कि आइए ले लीजिए, मैं बेस्ट डील दिला दूंगा. एक रियल एस्टेट एजेंट से अगर आप कभी भी पूछोगे ना, सो ही विल ऑलवेज से ओनली वन प्रॉब्लम विच इज लीड जनरेशन. वो लीड इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि आप अपने कस्टमर को समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप हर किसी को केटर कर रहे हो, तो आपका उन तक पहुंचने का तरीका ही इतना डेप्थ वाला नहीं है. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द रियल बेटर पॉडकास्ट. आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ हैं मिस्टर अजय सिंह, जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं और मेरे मेंटर भी हैं. मेरे को जब भी कोई एडवाइस चाहिए होती है मैं हमेशा इन्हीं के पास जाता हूँ. एंड वी लिव इन द सेम सोसाइटी, ही इज़ माई नेबर. और हम ऑलमोस्ट रोज़ कोई ना कोई अपने बिजनेस से रिलेटेड सलाह लेने के लिए मैं इनके पास जाता हूँ. सो आज आपको एज अ रियल एस्टेट एजेंट, एज अ रियल एस्टेट बिजनेस बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है. सो लेट्स बिगिन. Ajay, welcome and thanks for joining me. Thank you for having me, Gaurav. This is the first time we are talking in front of camera. आज मेरा मकसद ये था कि जो हमारे रियल एस्टेट एजेंट्स हैं और जो रियल एस्टेट बिजनेस वाले हैं उनके पास ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने मुझे भेजे हैं हमारी ऑडियंस ने, जो मैं चाहता हूँ कि आज उनको आप आंसर करो. एंड आई नो कि आप भी अब अपना घर देख रहे हो. हाँ जी. तो आप भी अपना फर्स्ट होम बायर जर्नी में हो अभी जी. तो आपके इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं. हाँ. तो आई थॉट कि इसको हम कैप्चर कर लें ताकि ऑडियंस में जितने लोग हैं उनके भी यही क्वेश्चंस होते हैं. तो आप मेरे क्वेश्चंस को आज आंसर करो, मैं आज आपके क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ. एंड लेट्स हैव अ वंडरफुल टाइम. गॉट इट. तो ग्रेट. सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी जर्नी से. ऑडियंस वांट्स टू नो कि अजय सिंह कौन है, अजय सिंह की प्रोफेशनल जर्नी कैसे रही है, एंड आज जो आप इतने सक्सेसफुल एक बिजनेस लीडर हो वहाँ तक आप कैसे पहुँचे. आसान था, मुश्किल था? थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ. श्योर. सो पला बड़ा मैं नोएडा में हूँ, दिल्ली NCR. पेरेंट्स यहीं पे थे. मेरे फादर आई थिंक 11th या 12th पर्सन थे जो नोएडा में जाके जिन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करी थी. अच्छा. हाँ जी. तो उनका मेन काम जो था वो एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग और मशीनरी प्लांट्स में करते थे. ओके. मैं यंगर सन हूँ, मेरा एक बड़ा भाई है. तो मेरे से तो लाइफ में कोई एक्सपेक्टेशंस थी ही नहीं. उनको लगता था कि बड़ा भाई सब संभाल लेगा, ये साथ में खेल लेगा. तो यही जर्नी थी. बट एट ट्रूली आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर. मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम दिखती थी तो मुझे ना बहुत मन करता है आगे बढ़ के उसको सॉल्व कर डालूं. और जब तक वो सॉल्व नहीं होती है मैं एकदम रेस्टलेस हो जाता हूँ. और पता नहीं कब से है बट हमेशा से है. तो यही था. और उसी तरीके से जब जर्नी स्टार्ट करी थी तो करी पढ़ाई, इंग्लैंड में मास्टर्स करी जैसे आपने करी थी. वापस इंडिया आए, डैड के बिज़नेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसको सॉल्व किया. बट हमेशा से ये फील होता था कि यार मैं ना स्मार्ट नहीं हूँ. ठीक है, मुझे बहुत स्मार्ट लोग दिखते थे आसपास. तो मुझे लगता था कि यार मैं डैड के बिज़नेस में शायद स्मार्ट नहीं बन पाऊँगा. तो आई शुड टेक अप अ जॉब एंड आई शुड वर्क वेरी क्लोजली विद स्मार्ट पीपल. एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड. आई जॉइंड दिस कंपनी कॉल्ड ग्रुपॉन इन 2011. ओके. ग्रुपॉन वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी थी 2008 में. बिल्कुल. और उन्होंने इंडिया में भी स्टार्ट करने की कोशिश करी थी. एक बहुत ही अच्छे मेरे मेंटर हैं जिनके पास मैं जाता हूँ सलाह के लिए और उनसे बहुत बात करता हूँ, अंकुर वारिकू. हाँ जी. he's the CEO of Groupon. Yes. I was one of the early employees and we started Groupon, building Groupon together. So which year was this? 2011. Okay. April 2011 we started. और एक 5 लोगों की लीन ऑपरेशन टीम से 500 लोगों का इंजन हमने मिलके बनाया. Amazing. और उसके बाद ग्रुपॉन को हमने फिर फंड रेज करके सिकोया करके एक VC फर्म है उसको ख़रीद के उसको रीब्रांड किया नियर बाय. और नियर बाय के साथ मैं एज अ बिज़नेस हेड उनका बिज़नेस लीड करता था अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस 33 सिटीज़.
मैनेजिंग अ टीम ऑफ क्लोज टू अबाउट 300+ पीपल अक्रॉस मल्टीपल फंक्शंस, चाहे वो सेल्स हो, ग्रोथ हो, डेटा हो, प्रोडक्ट हो, ऑपरेशंस हो। और उसके बाद इन 2020 आई जॉइंड दिस कंपनी कॉल्ड पाइन लैब्स। Okay. ये एक फिनटेक कंपनी है जो कि कार्ड मशीन बनाती है, वाइट कार्ड मशीन आपने Yes, yes. स्टारबक्स वगैरह में देखा होगा। आजकल जो तो दिखती बहुत अच्छी, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत इनोवेटिव है। तो अगेन वही कि स्मार्ट लोगों के साथ काम करना है तो स्मार्ट बन जाओ। मैं तो हार्ड वर्क ही कर सकता हूँ, क्योंकि स्मार्ट तो मैं हूँ नहीं, हमेशा से ऐसा ही लगता रहा है। तो वहाँ गया, उन्होंने एक कंपनी एक्वायर करी थी साउथ ईस्ट एशिया की, फेव। तो उसका इंडिया लॉन्च मैंने लीड किया था। Okay. और उसके बाद लॉन्च करने के बाद मैं पेटीएम, जो कि वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन स्टार्टअप्स इन इंडिया है, Yes. वहाँ पे एज अ वाइस प्रेसिडेंट 2-3 बिजनेसेस मैं लीड करता हूँ। So you are currently with Paytm. यस। एंड अमेजिंग जर्नी। मैं भी आपके पास इसीलिए आता हूँ क्योंकि आई सी के मेरे को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है आप हेल्प करते हो मेरे को सॉल्व करने के लिए। जी। एंड आई बिलीव दैट यू लाइक हेल्पिंग पीपल। सो आज बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास। कोशिश करते हैं। एक रियल एस्टेट एजेंट से अगर आप कभी भी पूछोगे ना हाँ कि आपकी क्या बिजनेस की प्रॉब्लम्स हैं, सो ही विल ऑलवेज से ओनली वन प्रॉब्लम विच इज़ लीड जनरेशन। हाँ। आप जितने मर्जी से बात करो सबको ऐसे लगता है कि लीड जनरेशन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो आज के टाइम में एक तो अगर आपको रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट करना हो तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, एंड लीड जनरेशन के लिए 2024 या 2025 के लिए क्या तरीके हैं? Got it. Great question. I'll try and answer. I don't have expertise in real estate, but business है, sales driven है, तो कोशिश करता हूँ, growth driven है। तो सबसे पहले ना जब भी एक प्रोडक्ट होता है और यहाँ पे हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, Yeah. विच इज़ अबाउट हेल्पिंग पीपल बाय देयर और इन्वेस्ट देयर मनी, Yeah. तो उसको लेके मैं हमेशा से एक फ्रेमवर्क बनाता हूँ जिसको बोलते हैं गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी। Okay. ओके। उसके 3 सिचुएशंस होते हैं और 3 एलिमेंट्स होते हैं। Okay. सिचुएशंस 3 तरीके के हो सकते हैं कि एक ग्रोइंग मार्केट है जहाँ पे बहुत सारा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, एक सैचुरेटेड मार्केट है और एक डिक्लाइनिंग मार्केट है। डिक्लाइनिंग मार्केट में बेस्ट होता है मर्जर एक्विजिशंस करके कंसोलिडेट कर जाओ। एग्जाम्पल दो मेरे को इस समय कौन सी इंडस्ट्री है या कौन सी कंपनीज हैं जो ग्रोथ में है, स्टैग्नेंट है या डिक्लाइनिंग में है? तो ग्रोथ में अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में जो लैपटॉप्स एज अ कंपनी हैं ये थोड़ा सा स्टैग्नेंट मोड में चल रही हैं। ओके। राइट। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं, ठीक है, अब कुछ नए नए डिवाइसेस आ रहे हैं IoT, बट वो एक डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर ओके। है। ठीक है, इनोवेशन इतना ज़्यादा रह नहीं गया है। OnePlus ने भी टीवी लॉन्च किया, बंद कर दिया, तो उस तरीके से वो वैसे चल जाता है। ठीक है। डिक्लाइनिंग मार्केट्स होती हैं जिसके अंदर एकदम से एग्जांपल ध्यान में नहीं आ रहा टू बी ऑनेस्ट, बट फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग एज एन इंडस्ट्री हो गई है, या फिर आपने देखा होगा कि बिग बाज़ार को रिलायंस ने ख़रीद लिया था क्योंकि सुपरमार्केट्स ग्रो नहीं कर रहे थे एज अ, तो वो चीज़ें होती हैं। और ग्रोइंग मार्केट बहुत सारी हैं, जैसे आज की डेट में इंटरनेट बहुत बड़ी ग्रोइंग मार्केट है, ऑनलाइन कंटेंट बहुत बड़ा ग्रोइंग मार्केट है। ओके। OTTs ग्रो करे जा रहे हैं, रीजनल OTTs आ रहे हैं, फॉरेन OTTs आ रहे हैं, जियो भी आ चुका है, और आपने देखा होगा उसमें भी एक मर्जर हो ही रहा है अगर वो वेबसाइट बिक गई तो, जियो हॉटस्टार। तो वो एक तरीका होता है। तो स्ट्रैटेजी ये होती है कि डिक्लाइनिंग मार्केट में आपको मर्जर्स एंड एक्विजिशन की तरफ जाना चाहिए ताकि कॉस्ट सॉल्व हो जाएं, क्योंकि ग्रो नहीं कर रही है तो आपस में कंसोलिडेट करके बिगर मार्केट शेयर करके आप एंजॉय कीजिए। जो स्टैग्नेंट मार्केट्स होती हैं उसके अंदर बेस्ट ये होता है कि अपने कॉस्ट को कम कर लीजिए ताकि आप अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकें। और जो ग्रोइंग मार्केट होती है जहाँ पे कंपटीशन होता है वहाँ पे आपको इनोवेटिवनेस लानी पड़ती है। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल एक्चुअली एप्पल का है। तो जब एप्पल लैपटॉप बेचना स्टार्ट कर रहा था, पर्सनल कंप्यूटिंग वाज अ वेरी हाई ग्रोइंग मार्केट। घर में लैपटॉप्स, विंडोज़, IBM ऐसी कंपनीज डिसरप्ट कर रहे थे और ये बड़े प्लेयर्स थे। तो एप्पल ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी उस टाइम पे कि हम एक यूज़र को पकड़ेंगे और उस यूज़र के लिए बेस्ट लैपटॉप बना देंगे। ओके। ठीक है, जो इतने सारे यूज़र्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्रिएटिव पीपल हैं, फाइनेंस पीपल हैं जो एक्सेल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि लैपटॉप यूज़ करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अलग अलग तरीके की प्रोफाइल्स होते हैं, उनके अलग अलग तरीके के यूज़ केस होते हैं। ओके। तो उन्होंने सोचा कि हम जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए बेस्ट लैपटॉप बनाएंगे। ओके। उनकी डेप्थ में जाएंगे। उसके बाद उन्होंने फिर वो मार्केट कैप्चर करा, फिर उन्होंने बोला स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं। ओके।
तो पतले बनाएंगे, स्लीक बनाएंगे, फॉन्ट अच्छा बनाएंगे, उसके अंदर थोड़ा सा सोशल वैलिडेशन और ब्रांड लेके देखने में भी आएंगे, अच्छा होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए। तो उस मार्केट को कैप्चर करेंगे। अर्ली अगर पकड़ लो किसी को एट द एज ऑफ स्टूडेंट, तो वो लाइफ टाइम फिर लॉयल बन जाते हैं एज अ कस्टमर, और धीरे धीरे करके फिर आपका बेस एक्सपैंड होता रहता है। बट वॉट यू हैव डन इज दैट यू हैव सर्व्ड वन मार्केट रियली वेल। ओके ओके, सो लॉट ऑफ टाइम्स लोग ना इस तरीके से बिजनेस को देखते हैं कि यार ये इतना बड़ा मार्केट है, हम इसके 2% भी बन गए तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन मेरा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट रहता है। मुझे होता है कि एक नीश पकड़ो और उसमें मतलब डबल डाउन करके ऐसा कुछ कर दो जो और कोई कर ही ना पाए। एंड बिकॉज योर फोकस इज रेजर शार्प, you will be able to really innovate, because you're very close to a very similar set of customers, right? So जब हम ग्रोथ इंडस्ट्री की बात करते हैं तो रियल एस्टेट विल कम अंडर द ग्रोथ इंडस्ट्री। Real estate is growing apparently. So that's what I hear from everyone and you. हाँ, एंड रियल एस्टेट का जैसे आप डेटा भी देखो, हम भी उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि $450 बिलियन करंट मार्केट है, एंड नेक्स्ट 6 years में इट्स गोना टच 1 ट्रिलियन। Wow. सो रियल एस्टेट इज एक्चुअली अ ग्रोइंग मार्केट। तो रियल एस्टेट के लिए आपको क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी फॉर लीड जनरेशन? तो एक्चुअली लीड जनरेशन अगर ओवरऑल उसको स्ट्रक्चर को देखें तो मुझे लगता है कि जो दूसरे गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी का फ्रेमवर्क होता है, एक तो होता है किस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हो, और जो दूसरा होता है वो 3 बेसिक चीज़ें होती हैं। मैं किस कस्टमर को सर्व कर रहा हूँ, ठीक है, बेस्ड ऑन हिज प्रॉब्लम और हिज नीड्स। दूसरा कि मेरा हुक क्या है उनके लिए, ऐसा क्या कोर वैल्यू प्रोपोजिशन है जो मैं दे सकता हूँ जो और कोई मार्केट में नहीं दे पा रहा है। और तीसरा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, कि मैं उन तक पहुँच कैसे पा रहा हूँ, राइट। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर लोगों को ये लगता है कि रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट जो है उसकी मतलब फॉर एग्जांपल होम बायर्स एज ए कैटेगरी है, फर्स्ट टाइम होम बायर एज ए कैटेगरी है, फ्रेंड्स कमिंग टुगेदर एंड वांट्स टू मेक अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट क्योंकि उनके पास एक लमसम आ गया है, वो एक कैटेगरी पकड़ लो तो वो एक यूज़र पर्सोना बन सकता है। उसी तरीके से और भी यूज़र पर्सोनाज बन सकते हैं। तो उस यूज़र पर्सोना को पकड़ के उनके लिए एक वैल्यू प्रॉप क्रिएट करना, और फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन उन तक कहाँ पहुँचना है कि ये लोग मुझे इकट्ठे कहाँ मिलेंगे, ताकि वहाँ जाके मैं इनको कैप्चर कर सकूँ। बट हम रियल एस्टेट एजेंट्स ना इस तरीके से नहीं सोचते जी। हमें ऐसा लगता है कि इट्स अ ब्रॉड मार्केट, तो सारे ही मेरे क्लाइंट हैं। हाँ। एंड इवन जैसे आपने अभी निश की बात करी या एक यूज़र पर्सोना की बात करी, हमें ऐसा लगता है कि इट्स अ कॉमोडिटी मार्केट। अगर हम डीएलएफ का फ्लैट बेच रहे हैं तो इस टाइम गुड़गांव में 5,000 एजेंट सेम प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, तो हम कैसे अपनी यूएसपी बनाएं या कैसे हम अपने आप को डिफरेंशिएट करें दूसरे एजेंट से। एट द एंड फिर क्या होता है, इट ऑल कम्स डाउन टू द डिस्काउंट, कि कौन कितना डिस्काउंट दे रहा है। हमें ऐसा लगता है कि जिसके पास ज़्यादा डिस्काउंट होगा वो ज़्यादा सेल्स क्लोज कर लेगा। इज दैट राइट? या इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आज गुड़गांव में बिलीव मी देयर आर मोर देन 15,000 एजेंट्स। छोटी सी मार्केट है, 15,000 एजेंट्स हैं, और प्रोजेक्ट्स लिमिटेड आते हैं, सबके सब को वही माल बेचना है। तो इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में हाउ डू वी डिफरेंशिएट, एक दूसरे से कैसे हम अलग हो सकते हैं? एक्चुअली वही है कि इतनी कॉम्पिटिटिव है कि एवरीवन इज़ वेरी सिमिलर। सो जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वहीं पे स्टैंड आउट करना पड़ता है, और स्टैंड आउट लोग स्पेशलिटी से ही कर पाते हैं। और इसीलिए ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि यार इन सब में इतने सारे कस्टमर्स, इतने से प्रोजेक्ट्स और इतने सारे एजेंट्स, तो हर कोई सेम ही लग रहा है। तो इसमें से कौन सा एक पाए मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि यार ये मुझे लग रहा है एक अच्छा पाए है, और ये मुझे लगता है कि मैं बेटर सर्व कर सकता हूँ, और इसकी मैं डबल डाउन करता हूँ फ्रॉम अ स्ट्रैटेजी पर्सपेक्टिव कि मैं इनके पास जाऊँगा। ओके, ठीक है। एक मैं बड़ा अच्छा भी एक रियलिटी शो देख रहा था जिसका नाम है वो सलीम जावेद स्टोरी। ओके। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी उसमें। उन्होंने कहा था कि जब उनके पास लोग आ रहे थे कि लिख दो, ये कर दो, तो वो मना करते थे। तो उन्होंने पूछा कि मना क्यों करते थे? उन्होंने बोला कि ना बोलने के पैसे मिलते हैं। ठीक है। सो मैं पर्सनली अगेन प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, तो मुझे हमेशा ये होता है कि फोकस इज़ हेल्पफुल। और जो आप बातें करते हैं हम वैसे भी कि लीड प्रॉब्लम है, वो लीड इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि आप अपने कस्टमर को समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप हर किसी को केटर कर रहे हो, तो आपका उन तक पहुँचने का तरीका ही इतना डेप्थ वाला नहीं है, इसीलिए लीड्स नहीं आ रही।
अगर मैं बोलूँ कि ये सेट है, इन तक पहुँचो, तो फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन और हुक चेंज हो जाएगा। वरना तो हर कोई यही चीज़ बोल रहा है कि आइए ले लीजिए, मैं बेस्ट डील दिला दूंगा, लेकिन ये मैसेज कॉमन है, राइट? तो उसी तरीके से अगर आप बोलें कि ये लोग, इनको ये बोला जाए और यहाँ तक ऐसे पहुँचा जाए, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे रुक जाइए, आप मल्टीपल यूज़र पर्सोनास भी बना सकते हैं, ठीक है? उनका हुक अलग होगा और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगी, क्योंकि लीड्स ना, ये मैं B2B बिजनेसेस काफ़ी देखे हैं, हर किसी को लगता है कि लीड ला दो, ठीक है? और ये ट्रू है, बट मुझे लगता है कि एक्चुअली बिजनेस हैपन्स अराउंड कन्वर्जन। मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, रियल एस्टेट का कन्वर्जन रेट काफ़ी कम है। आजकल तो रियल एस्टेट का कन्वर्जन इज लेस देन 1%, आई वुड से 0.5%। अगर हम 100 लीड जनरेट करते हैं तो उसमें से शायद 1 या आधा ही क्लाइंट हम क्लोज कर पाते हैं। क्योंकि हुआ क्या है इस टाइम, अब सबको ऐसे लगता है कि सोशल मीडिया पे पैसे लगाओ, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे एड्स रन करो और वहाँ से लीड आएंगी। बट जब सारे ही सेम काम करना शुरू कर देते हैं तो लीड की क्वालिटी बहुत पुअर हो जाती है। पहले सब लोग बल्क एसएमएस करते थे, बल्क एसएमएस जब एग्जॉस्ट हो गए, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर क्वालिटी ख़राब होने लग गई, तो सबके सब 99 एकड़ और मैजिक पे शिफ्ट हो गए। वहाँ पर भी क्वालिटी ऑफ लीड आज इतनी पुअर है कि एक एजेंट के पास लीड आने से पहले वो 40 लोगों तक पहले डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। फिर उसके बाद आगे सबके सब अब इंस्टाग्राम पे और गूगल पे, फेसबुक पे। बट नाउ अब फेसबुक और गूगल भी ऐड रन करना इतना इजी हो गया है कि अब हर कोई उसी पे अपना बजट बढ़ाता जा रहा है। करेक्ट। बट जब लीड आती है तब उसको कैसे सर्व करना है, वो एक एजेंट के पास फिर सिर्फ डिस्काउंटिंग पे ही बात आ जाती है। क्योंकि जो बायर है या इन्वेस्टर है, उनके लिए भी यू आर वन ऑफ मेनी, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर डूइंग द सेम थिंग। सो ही इज ऑल्सो नॉट काइंड ऑफ कनेक्टेड विद यू कि यार इससे बात कर लेता हूँ। और टाइम लोगों के पास कम होता है और फिर उनको लगता है कि बात करना अगर स्टार्ट किया तो फिर 10 फ़ोन कॉल आएंगे दिन के, मुझे आ रहे हैं जैसे मैं इस प्रोसेस में गया था, तो ये इशू रहता है। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अर्ली ईयर्स ऑफ माय करियर मैं कॉल करता था लोगों को मीटिंग रखने के लिए। ओके। सेल्स के लिए? हाँ, कि मुझे आपसे मिलना है आके। तो होता क्या था, उनके लिए तो मैं एक अननोन नंबर हूँ, तो मैं कौन और एक टेलीकॉलर कौन और एक लोन बेचने वाला कौन, सब सेम है। तो मैंने सोचा कि जो वो करते हैं मैं उसका ऑपोजिट करूँगा। ओके। तो वो क्या करते थे, फ़ोन उठता था और सीधा, हेलो, एम आई स्पीकिंग विद मिस्टर अजय? यस सर, मैं इस कंपनी से ये बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और वो एक रट्टा हुआ स्क्रिप्ट आ जाता था। तो मैंने कहा इसको उल्टा करते। तो मैं कॉल करके बोलता था, हाय इज़ इट गौरव? तो बोलते थे यस। फिर बोलता था, ओके माय नेम इज़ अजय सिंह। मैं आपका फुल नाम नहीं लूँगा, अपना लूँगा। ओके। तो वहाँ से रिस्पॉन्स होता था, हाउ कैन आई हेल्प यू मिस्टर अजय? तो एक डिफरेंट आ गया था। ठीक है। एंड माई फर्स्ट यूज टू टेल देम, फर्स्ट थिंग दैट आई वुड टेल देम दैट आई एक्चुअली वांटेड टू मीट यू। ओके। ओके, सीधा मीटिंग। हाँ। ओके। तो वो ये भी हो गया कि ये टेली वाला बंदा है ही नहीं, कि एक इंसान है जो अपने आप को, मेरे को फर्स्ट नेम से बुला रहा है, अपना पूरा नाम बता रहा है और सीधा बोल रहा है कि मिलना है। मतलब ही इज ऑडेशियस इनफ टू आस्क फॉर माई टाइम। सो आई वांटेड टू मीट यू, इस वेडनेसडे 5 PM ओके विद यू। मैं ये भी नहीं बोलता था कि क्यों मिलना है। ओके श्योर सर, आता था, मे आई नो व्हाट इज दिस रिगार्डिंग? ओके। ओके, सो आई वर्क विद ग्रुपॉन एंड I believe that you look after the marketing of this particular property, and then I can help you get and drive more business. ठीक है, this is a conversation which is way better in person. So if you are okay, I can come and meet you at your place. Or you are also, if you are free, you can also come to my office. Yeah. तो ये थोड़ा सा ना, वो सक्सेस रेट थोड़ा सा बढ़ जाता था। I agree with you completely, and मैं हमेशा अपनी टीम को भी यही बताता हूँ कि जो सब लोग कर रहे हैं, अगर आप भी वही करोगे तो रिस्पॉन्स आपको नो ही मिलेगा। हाँ। मैं उनको थोड़ा सा डिफरेंटली बोलता हूँ। मैं कहता हूँ कि फर्स्ट 5-10 सेकेंड्स में ना पहले ये बताओ कि आपने कॉल क्यों किया है और उससे अगले बंदे का क्या फ़ायदा होने वाला है। इंस्टेड ऑफ कि मैं गौरव कपूर बोल रहा हूँ और मैं रियल बेटर से बोल रहा हूँ और मैं अपने बारे में बोलने से बजाय पहले ये बताऊँ कि मैंने कॉल क्यों किया है और उससे
सामने वाले का क्या फायदा होने वाला है, दैट ऑल्सो वर्क समटाइम्स. सो द पॉइंट इज दैट you have to do differently what 100%. everybody is doing. 100%. एक कॉन्सेप्ट होता है यूएस में स्टार्ट हुआ था जिसको बोलते हैं एलिवेटर पिच. हाँ. एलिवेटर पिच में क्या होता है कि बड़े बड़े सीईओ से जब लोग मिलना चाहते थे तो मीटिंग तो मिलती नहीं थी, तो वो क्या करते थे, वो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू बी ऑन द टॉप फ्लोर, तो वो उनके साथ एलिवेटर में घुस जाते थे. और जब तक लिफ्ट वहाँ तक नहीं पहुँचते वो 30 से 60 सेकेंड उनके पास होते थे कुछ ऐसा बोलने के लिए कि उनको बिजनेस कार्ड मिल जाए, ताकि या फिर अपॉइंटमेंट सेट करने एक मीटिंग मिल जाए उनके साथ. और उसकी बहुत अच्छी प्रेप होती थी. और यही होता है प्राइमरीली कि आप देखिए कम्युनिकेशन जो होता है इट इज़ 3 थिंग्स: बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ द वॉइस एंड वर्ड्स. फोन 85% बॉडी लैंग्वेज है मेरे हिसाब से, 10% टोन है, 5% वर्ड्स है. यही बात अगर मैं थोड़ी सी अलग सी आवाज़ में बोलूँगा तो लगेगा कि कौन बोल रहा है. आई एग्री. मुझे नहीं पता ये भी अच्छी लग रही है कि नहीं, बट यू गेट द आइडिया. तो फ़ोन पे 85% तो है नहीं, तो आपके पास टोन है और आपके पास वर्ड्स हैं. मुझे लगता है कि टोन सुपरसीड्स वर्ड्स. तो अगर आप उसको एकदम उल्टा कर दो तो होता है. मैं जब मीटिंग में भी जाता था तो मैं वेट नहीं करता था कि कोई आएगा और कॉफ़ी पूछेगा. मैं जाता था कि यार आई एम हेयर टू मीट गौरव, तो बोलते थे प्लीज़ बैठिए, श्योर कुड यू जस्ट सेंड मी अ कॉफ़ी प्लीज़. ठीक है, तो आप अपनी अथॉरिटी दिखाते थे कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ. क्योंकि जो मेरे जैसे और लोग आएंगे शायद वो ये नहीं करते थे, तो उनको वेट करना पड़ता था या ऐसे कुछ करना पड़ता था. एंड ऑल्सो मैंने देखा है बहुत टाइम ना सेल्स वाले अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करते हैं. व्हेन यू से समथिंग लाइक कि सर थैंक्स फॉर योर टाइम या इट इज़ माई प्लेजर टू कनेक्ट विद यू, देन आप अपने आप को थोड़ा सा अंडरमाइन कर रहे हो. आप ये बोल रहे हो कि उसका टाइम तो इम्पॉर्टेंट है बट मेरा टाइम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. सो आई ऑलवेज टेल देम कि हमेशा अपनी भी इम्पोर्टेंस बना के रखो. अगर उसका टाइम लग रहा है तो आपका भी टाइम लग रहा है. एंड उसको वैल्यू दो ताकि दोनों का टाइम की फ़ायदा मिले. देखिए ओवरऑल थ्रू आउट माई करियर, वेदर इट्स समवन दैट आई एम मीटिंग फॉर बिजनेस और इवन इन समवन इन माई टीम, द वन थिंग दैट आई हैव ऑलवेज प्रैक्टिस्ड दैट आई ट्राई एंड ट्रीट एवरीवन एज एन इक्वल. ठीक है, चाहे वो न्यू ज्वाइनी हो, चाहे हमारे ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट हों, चाहे हमारे बॉस भी क्यों ना हो, उन्होंने हमें ये प्रिविलेज दिया था. और इवन अगर कोई हम किसी से बात भी अगर कर रहे हो तो हम सबको इक्वल की तरह से अगर ट्रीट करोगे तो वो कॉन्वर्सेशन ना बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है. क्योंकि बंदा कंफर्टेबल फील करता है, ट्रस्ट करने लग जाता है. अपने आप को नीचे करेंगे तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट चला जाएगा, वो आपको वेट कराएंगे, फिर आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे. और अगर आप अपने आप को ऊपर दिखाएंगे तो फिर कर लेंगे, बट जहाँ उन्हें मौका मिला हाँ वो हो जाता है. आई थिंक इट इज़ मोर अबाउट जस्ट नोइंग दैट यू आर ऑल्सो ह्यूमन, ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन, यू आर इक्वल, सो लेट्स जस्ट कीप इट एट दैट. बाकी सब इज सिचुएशनल. ऑल्सो आई बिलीव दैट रिलेशनशिप बिल्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है सेल्स के लिए. और जब आप एक रियल एस्टेट बेच रहे हो, जब आप एक हाई वैल्यू टिकट आइटम बेच रहे हो, तो अगर आपकी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हुई है, अगर वो आपको वैल्यू नहीं कर रहा और आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे, तो वो सेल्स क्लोजर बड़ी मुश्किल हो जाएगी. हाउ इम्पोर्टेंट इज रिलेशनशिप बिल्डिंग? It is very important. Sales at the end of the day is about relationships, and how do you make sure those relationships are healthy is by being honest, truthful, candid to the person, right? So again, I think that relationships can be misunderstood as कि कौन कितना ज़्यादा फॉलो अप कर रहा है या कौन कितना ज़्यादा मिल रहा है या कौन, मतलब वो ना डिस्टर्बेंस में आ जाता है. Relationship is about knowing that what is the other person comfortable with, so that I don't overpower myself. Yes. And it is across every relationship. मतलब अगर मेरा कोई दोस्त है, अगर उसको नहीं अच्छा लगता कि मैं रोज़ रात को उसको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा. तो आई थिंक इट इज़ मोर अबाउट नोइंग दैट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ गुड रिलेशनशिप, एंड आई थिंक दैट इज़ टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी आर एबल टू काइंड ऑफ मैच ईच अदर्स रिदम. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ जो एक 5 मिनट की बात 15 मिनट की कहानी सुना के बताता हूँ, और अगला बंदा बहुत टू द पॉइंट करता है. कोई वो रिलेशनशिप चाहे वो एक रियल एस्टेट का हो, पर्सनल हो, मैच ही नहीं कर पाएगा. राइट? तो रिदम मैच करना ज़्यादा ज़रूरी है. रिलेशनशिप इज़ एन आउटकम ऑफ मैचिंग द अदर पर्सनस रिदम. आई थिंक सो. रिलेशनशिप वही लंबा चलता है जिसमें इट इज़ अ विन विन फॉर बोथ.
ठीक है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में दूसरे का फ़ायदा उठाने की कोशिश करो तो वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलता, ट्रू। स्पेशली इन रियल एस्टेट एंड फॉर बिजनेस. The one thing that I have learned is that business is all about serving others. यस, And business is all about कि आप दूसरे की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो. ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि मुझे कितना कमाना है, मैं जितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा और जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा मैं उतना ही ज़्यादा पैसे कमा पाऊंगा. बिल्कुल, वो एक आउटकम है. That is an outcome. Yeah. So relationship build होना चाहिए and it is real estate especially is more about serving. एक ना बड़ा अच्छा किस्सा है. एक बार मैं किसी के साथ मिला था, अगेन मिलते थे तो ये कुछ लर्निंग्स हैं. तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग मतलब तरीका बताया था किस तरीके से देख सकते हैं. तो उन्होंने बोला कि रिलेशनशिप्स ना 2 तरीके से वर्क कर सकते हैं. ए कि मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाऊंगा, तुम मेरा फ़ायदा मत उठा. दूसरा कि मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाऊंगा और तुम भी मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा लो. Okay. तो उन्होंने बोला था कि मैं दूसरा वाला Okay. कि मैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाऊंगा, अब आप भी उठा लो. ठीक है. अच्छा. तो वहाँ मैं समझ में आ गया था कि यार इट इज़ नॉट दैट वन फिट ऑल, राइट, वन साइज फिट्स ऑल. इट इज़ अबाउट द अदर पर्सन, राइट. तो उन्होंने बोला, मैंने कहा ठीक है. तो उन्होंने 1000 चीज़ें मांग ली तो हमने 2000 मांग ली. लेकिन अगर ये रिलेशनशिप ऐसा होता ना कि वो मैं उनको सर्व कर रहा हूँ लेकिन वो मुझे सर्व नहीं कर रहे, तो फिर वो रिलेशनशिप लंबा नहीं चल सकता. क्योंकि वो फटीग आ जाता है. क्योंकि जैसे ही मैं कोई मुझे ऐसा मिलेगा जो कि मुझे बेटर सर्व कर रहा है, ये रिलेशनशिप अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा. तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो. और दूसरी चीज़ है कि आई थिंक ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट इज़ लाइक 2 थिंग्स दैट आर अ पार्ट ऑफ एवरी रिलेशनशिप. इफ़ यू कैन एस्टैब्लिश ट्रस्ट which happens over time, but one can see through. And secondly is respect, and respect is not calling someone sir. Respect is not sending gifts on someone's wife's birthday. That's not respect. Yeah. Right. I think respect fundamentally comes from that, are you listening the other person? I think that is the best form of respect. Yeah. इंसान को पता चल जाता है कि यार ये मुझे सुन रहा है, ये समझ रहा है, या फिर बस चुप होके देख रहा है. तो आई थिंक इफ़ यू कैन टेल द अदर पर्सन कि मैं आपको समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आई थिंक उस टाइम पे इंसान को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल फील होता है कि मेरी बात तो सुन ली. तीसरा जो मुझे लगता है कि मैं जो एक रूल हमेशा अपनाता हूँ वो ये है कि जिस मूड में इंसान मुझसे मिला है उससे बेटर मूड में अगर मेरे से जुदा नहीं हुआ तो वो मेरा फेलियर है. अच्छा. हाँ, मेरे से मिलने के बाद आप अच्छे मूड में भी अगर आओगे तो ज़्यादा अच्छे में जाओगे. लेकिन मुझे ये होता है क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो अ गुड पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, राइट, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर मिलने का मन भी करे. प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी लाइफ में, दूर नहीं होंगी, लेकिन मेन है कि इंसान फील कैसा कर रहा है, राइट. तो वो कुछ भी करके आया हो या फिर किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में हो, जब भी वो आपके पास आए, अगर आप उसको इंश्योर करो कि लॉजिकली मत बताओ क्योंकि वो इमोशनली हाई है, आप उसको लॉजिक से समझा रहे हो तो वो बोलता है भाई मैं तो इमोशनल बफर चाह रहा था, कंफर्ट चाह रहा था, आप मेरे को लॉजिक मिल रहे हो. तो मैं एक रूल हमेशा रखता हूँ कि आप जिस मूड में मेरे पास आए हो, मेरे से जब हम बाय बाय करेंगे एक दूसरे को, मेरा रोल है, मतलब मेरा रूल है सॉरी, कि मैं बेटर मूड में आपको भेजूँगा. एक्सेलेंट एक्सेलेंट. मैं अभी पीछे कहीं पढ़ रहा था that sales is all a psychological game. ठीक है. हमें ऐसे लगता है कि हमें सेल्स स्किल्स आती हैं, बट स्किल के साथ साथ इट इज़ मोर ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ द अदर पर्सन ऑल्सो. सो हाउ बिग ऑफ अ रोल डज साइकोलॉजी प्ले इन सेल्स एंड रियल एस्टेट में? क्या इज़ इट द सेम या और ज़्यादा है? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रियल एस्टेट तो एक इमोशनल डिसीजन ज़्यादा होता है रादर देन अ लॉजिकल डिसीजन. व्हाट डू यू थिंक, एक रियल एस्टेट एजेंट को साइकोलॉजी भी समझनी ज़रूरी है? एक्चुअली सारे डिसीजन जो होते हैं ना इमोशनल होते हैं, फिर हम उसको लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं. सेल्स का भी ज़्यादा ह्यूमन डिसीजन जो होते हैं, वी डिसाइड इमोशनली and then try and justify it logically to the best of our abilities. Some people can challenge that logic and then we feel a little bad. Some people are able to not challenge it as much
and probably congratulate us because that's the best thing that they can do and we feel good about our decisions. Hmm. But we are emotional people. Okay. So हमारे most of the decisions emotional होते हैं. Real estate is not one thing. Right? Second चीज़ जो आ जाती है जो मैं समझ पा रहा हूँ कि सेल्स की जो एक प्रॉपर साइकिल होती है उसके अंदर मुझे लगता है कि हर बिजनेस को सक्सेसफुल बनने के लिए अपने 3 कंपोनेंट्स को देखना चाहिए. वैल्यू, प्राइस, कॉस्ट. ओके. और इनका गैप बढ़ाते रहना चाहिए. ओके. जितना वैल्यू और प्राइस में गैप होगा उतना ईजी टू सेल होता है. जैसे अगर आप मैग्नोलियाज हमें 5 करोड़ में दिला दें तो बहुत जल्दी बिक जाएगा, बट वो है नहीं. आई एम गिविंग एग्जांपल. और जितना प्राइस और कॉस्ट में फ़र्क होता है फॉर यू एज समवन हु इज़ रनिंग द बिजनेस, उतना आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा. Okay. Okay. And cost is not most of the times just money and resources. It is also your time allocation as Time well. also. Right? So when I think of sales, I always think कि यार वैल्यू इतनी बढ़ा दो क्योंकि अगर प्राइस कम किया तो प्रॉफिट को हिट करेगा. राइट? प्राइस और कॉस्ट का गैप अगर कम किया तो मैं हमेशा फोकस ये करता हूँ कि जब भी आप सेल्स करें तो आपको वैल्यू पे फोकस करना है कि वैल्यू को कैसे ऊपर लेके जाना है. क्योंकि जितना वैल्यू ऊपर लेके जाओगे गैप में उतना फिर आप प्राइस भी बढ़ा सकते हो और फिर आपका प्रॉफिट बेटर बढ़ जाएगा. बट एक रियल एस्टेट एजेंट पूछेगा मैं कैसे इसको बढ़ा सकता हूँ, बिकॉज हम तो एक फैसिलिटेटर हैं. ठीक है, हम कैसे वैल्यू बढ़ा सकते हैं किसी भी सेल ट्रांजैक्शन की? बेचने वाला कोई और है, खरीदने वाला कोई और है, हम तो सिर्फ एक मीडिएटर है. आपने जो अभी पूछा उससे एक्चुअली मुझे भी सवाल आया कि फर्स्ट होम, क्या पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट घर होना चाहिए या फिर कुछ और होना चाहिए? क्योंकि घर का एक ड्रीम होम एस्पेक्ट होता है और ड्रीम होम पसंद वही आता है जो सबसे सुंदर हो. जो सबसे सुंदर होता है अपेरेंटली वो बहुत महंगा होता है. Yeah. तो उसको किस तरीके से अप्रोच किया जाए? So again this is a different advice for everybody. हर किसी के लिए उनकी सिचुएशन समझ के ही मैं एडवाइस कर सकता हूँ. बट अगर किसी को अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले तो सबसे पहले अपना घर खरीदना बहुत ज़रूरी होता है. ड्रीम होम खरीदना है या नहीं खरीदना वो डिपेंड करेगा कि आपका बजट कितना है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है. बट उस तरीके से नहीं सोचना चाहिए. सबसे पहले इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए. जब आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हो जाएं जिनमें से आपको पर मंथ रेंटल आ रहा है एंड आपका जो है मंथली खर्चा आपकी इन्वेस्टमेंट से पूरा हो जाए, तब आपको अपना ड्रीम होम के बारे में सोचना चाहिए. अगर आप अपनी फर्स्ट जॉब में हो, सेकंड जॉब में हो या थर्ड जॉब में हो या आपका बिजनेस भी है, तो सबसे पहले डिफरेंट स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हो. एंड मे बी 1 बेडरूम ले लिया, 2 बेडरूम ले लिया, उसको किराए पे चढ़ा दिया. सबसे पहले फोकस होना चाहिए अपनी मंथली रेंटल इनकम बनाने के लिए, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए. एंड आपको एक ऐसी इनकम बनानी है जहाँ पर आप अगर रात को सो भी रहे हो तो आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, जिसके लिए रियल एस्टेट सबसे बेस्ट ऑप्शन है. और जब आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट्स हो जाएं, यू फील के यार अगर मैं कुछ भी ना करूं तो मेरी इन्वेस्टमेंट से ही मेरा मंथली खर्चा चल जाएगा, फिर आप यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर योर ड्रीम होम. ओके, सो यू आर सेइंग जो पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है उसको मतलब इफ पॉसिबल बिल्ड इट एज समथिंग विच ब्रिंग्स मनी टू यू. इट कैन बी, बट इसके अंदर जैसे हम घर की बात कर रहे थे, बट जितनी मेरे को समझ आया है कि रिटेल और ऑफिस जो कमर्शियल होता है उसमें ज़्यादा रेंटल यील्ड आता है. उसमें ज़्यादा आता है कमर्शियल में, बट क्या होता है वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क भी इन्वॉल्व होता है. ओके, ठीक है. रेजिडेंशियल देयर इज़ वेरी लिटिल चांस कि यू कैन गो रॉन्ग. अगर आप एक अच्छे बिल्डर का एक 2 बेडरूम ले रहे हो एक अच्छी सिटी के अंदर, तो आप गलत नहीं जा सकते. आप उसको किराए पे चढ़ा सकते हो, पहले दिन से आपको किराया आना शुरू हो जाता है. कमर्शियल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स भी आते हैं. कमर्शियल की लोकेशन क्या है, कमर्शियल का बिल्डर कौन है, क्या कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, आसपास किस तरह की जेंट्री रहती है, आसपास फुटफॉल कितना होगा, कार पार्किंग है कि नहीं है, कमर्शियल की विजिबिलिटी है कि नहीं है. देयर आर n नंबर ऑफ फैक्टर्स. इसीलिए आप अगर दिल्ली एनसीआर में भी देखोगे तो बहुत लिमिटेड कमर्शियल है जो कि आज सुपर सक्सेसफुल है. मोस्ट ऑफ देम आज आप जाओगे तो खाली ही पड़े होते हैं. ओके.
तो कमर्शियल देन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, और वो आपको एक्सपीरियंस से आएगा। तो पहली 1 या 2 इन्वेस्टमेंट कमर्शियल थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, रेजिडेंशियल में बहुत कम चांस है कि आप गलत हो जाओगे। जब आपके पास टाइम हो रिसर्च करने का तो आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स करो, डेफिनेटली कमर्शियल विल गिव यू बेटर रिटर्न, कमर्शियल विल गिव यू बेटर एप्रिसिएशन, बट यू हैव टू चूज राइट। अगर गलत डिसीजन हो गया तो बहुत सारे घोस्ट मॉल्स पड़े हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर, और अगर वैसा आपने कुछ ले लिया तो देन आप पूरी ज़िंदगी रियल एस्टेट को हेट करोगे। मैं बहुत सारे क्लाइंट से ऐसा मिलता हूँ जो कहते हैं यार हमने इन्वेस्टमेंट करी थी कमर्शियल के अंदर और हम आज के बाद कभी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सो देन आई हैव टू एक्सप्लेन देम कि सर आपने एक गलत डिसीजन लिया है, उसकी वजह से पूरा रियल एस्टेट खराब नहीं हो गया। आपने अगर उस टाइम रिसर्च बेटर करी होती तो शायद ये गलती भी ना होती, बट आपको रिसर्च अपनी करनी चाहिए। तो आई थिंक होम बाइंग की तरफ चलते हैं। एक आपका जो क्वेश्चन था, शायद मैंने उसका आंसर अच्छे से नहीं किया, जो आपने लीड जनरेशन बोला था। मैं रेकमेंड करूँगा कि लोगों को ना लीड की सोर्स को उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस या कन्वर्जन से जाके ढूंढना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने मुझसे, मैं अगर रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ, कोई अगर मुझसे घर ले चुका है और अगर उसकी फिर से एक नीड है, तो मुझे पता है कि उसको कन्वर्ट करने का चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं, रिलेशनशिप है, likelihood of going to someone else is very poor. Even if he gets a better deal, he will discuss with me. Yep. And if I'm able to serve it, he would rather go with me also. Second, तो मैं ये सोचूंगा कि मेरे existing clients हैं, इससे मैं कितने leads is not a person, leads is a transaction interest. Yep. फिर second, मेरे पास सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कौन करेगा? उनके जानने वाले, कि अगर मान लीजिए मैं आपसे घर लेता हूँ तो मेरे से अगर कोई, मैं किसी को जानता हूँ जो घर लेना चाहता है, तो मैं बोलूँगा कि ऐसे कनेक्ट हो जाए, तो ट्रस्ट फैक्टर इस्टेब्लिश हो गया। तो मुझे लगता है कि लीड क्वालिटी, लोग लीड ज़्यादा इसलिए मांगते हैं क्योंकि कन्वर्जन पुअर है, लेकिन अगर कन्वर्जन अच्छा कर लेंगे तो शायद वो बोलेंगे कि लीड नहीं चाहिए, ज़्यादा सेल्स वाले चाहिए, ज़्यादा सप्लाई चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए। तो मैं हमेशा, मतलब एटलीस्ट जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं उनको ये रेकमेंड करूँगा कि आप अपने ना कन्वर्जन पे ध्यान दीजिए, और फिर देखिए कि यहाँ से एक बंदा आया, यहाँ से एक बंदा आया, यहाँ से एक बंदा आया, और इन तीनों में से कन्वर्ट कौन सी तरीके के लोग ज़्यादा कर रहे हैं, और फिर वहाँ पे जाके लोगों को देखिए, ताकि एटलीस्ट आप उनको बेटर सर्व कर पाओगे, और आपके अटेम्प्ट्स टू क्लोजर एंड पॉसिबिलिटी ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस आर वेरी वेरी हाई। नहीं, आई एग्री, बट रियल एस्टेट में क्या हो रहा है, हम मल्टीपल चैनल्स यूज़ करते हैं लीड जनरेशन करने के लिए। सबको पता है कि रेफरल इज़ द बेस्ट लीड, उसके चांसेस के क्लोजर के हमेशा ज़्यादा होते हैं, बट रेफरल तो कभी कभी आती हैं। तो हम मल्टीपल इंस्टा में, जैसे मैंने बताया था, इंस्टा, फेसबुक, गूगल, इवन यूट्यूब, बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं लीड जनरेशन करने के लिए, और इसका कोई मैट्रिक निकल के नहीं आता। एट द एंड ऑफ द मंथ कभी फेसबुक की लीड बहुत अच्छी निकल आती है, कभी इंस्टाग्राम की लीड बहुत अच्छी निकल आती है। अभी तक कोई ऐसा, मैं पर्सनली अपने बिजनेस में एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाया हूं कि किसकी लीड अच्छी होती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर, क्या मैं उस लीड को सर्व कर भी पा रहा हूँ या नहीं। एग्जैक्टली। ठीक है, लीड तो सारी अच्छी होती हैं, बट कोई लीड ऐसी है जिसने नेक्स्ट 1 मंथ में डिसीजन लेना है, किसी की अभी शायद शुरुआत हुई है और वो 1 साल में जाके डिसीजन लेगा। करेक्ट। तो वो अभी हम लोग उतना नहीं समझ पाते हैं। एक रियल एस्टेट एजेंट को ऐसी लीड चाहिए जो इस मंथ क्लोज हो जाए। तो लीड, अगर आप एक सेल्स जर्नी देखें, टिपिकली एक होता है लीड जनरेशन, फिर एक होता है लीड क्वालिफिकेशन, और फिर एक होता है लीड एलोकेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन, फिर उसके बाद उसको सर्व किया जाता है। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि लीड मतलब लीड। तो आई थिंक अगर आप एक बायर किस फेज़ में चल रहा है, जैसे मैं अगर इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूं, तो एक ड्रीम फेज़ है कि घर लेना है, एक है डिस्कवरी फेज़ है कि मैं इधर उधर देख रहा हूँ, फिर एक सिलेक्शन फेज़ है, और फिर एक क्लोजर फेज़ है। तो एक ही लीड के 4 स्टेजेस हो सकती हैं? नहीं, आई थिंक लोग इनमें से किसी एक फेज़ में होते हैं। तो कुछ लोग हैं जो उनसे, अगर आप, वो मेरे दोस्त हैं, वो हर संडे जाके सैंपल फ्लैट देख रहे हैं पिछले 1 साल से,
और जब भी मैं उनसे मिलता हूँ वो कहते हैं यार रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने कहा तुम जाते क्यों? कहते हैं मज़ा बड़ा आता है। मतलब ये स्टोरीज हैं और I बहुत agree. ऑड लगता है कि कुछ और कर लो टाइम के साथ, मतलब I agree. है ना, हेल्प कर लो जाके किसी की। सो मुझे पता है कुछ लोग वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे 16-16 मिनट के सोसाइटी के टूर के। मेरा एक दोस्त था वो देख रहा था, ओवर हेयर कर रहा था। मैंने कहा क्यों देख रहा है? कहता यार ये बड़ा अच्छा है, तू देख यहाँ पे पूल कितना अच्छा है। मैंने कहा सही है। और तो ये मैं देखता हूँ। तो आई थिंक देयर आर सम पीपल हु आर इन द ड्रीम फेज, राइट, देन दे मूव इनटू द डिस्कवरी फेज, देन दे मूव इनटू द। तो आई थिंक जब एक लीड आपके पास आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको क्वालिफाई करो, उनसे सवाल पूछ के, और ये अगेन बात करके, उनको सुन के समझ के कि वो अभी किस फेज़ में है। ओके. और अगर वो एक ड्रीम फेज़ में है तो उनको डीप्रायोरिटाइज कर दीजिए। ओके. और अगर वो एक सिलेक्शन फेज़ में है तो उनको हाई प्रायोरिटाइज कर दीजिए कि ही हैज़ द मनी, ही वॉन्ट्स टू बाय, ही इज़ रेडी, आई जस्ट नीड टू मेक श्योर that I take him through the process and make sure that he likes one of the things that I'm trying to sell to him, right? So I think ये वाला पार्ट शायद थोड़ा मिस हो जाता है। जैसे मैं तो अभी शायद कुछ टाइम पहले ड्रीम फेज में भी नहीं था, बट फिर भी दिन में 100 कॉलें आ रही हैं, कहीं से नंबर मिल जाता है मुझे नहीं पता। ठीक है, और वो मतलब 100 कॉल कि सर आप और बहुत इंटरेस्टिंग कॉल आ रही है कि अजय सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया सर, याद है मिले थे, कभी नहीं मिला मैं। वो चल रहा है और मैं थोड़ा अम्यूज़ होता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि कोई नया टैक्टिक अगर आप अपना रहा है तो। बट मुझे पता था कि वो टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने खुद बोल रहा था कि प्लीज़ मेरा नंबर डिलीट कर दो, मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं देख रहा। लेकिन वो फिर भी अटेम्प्ट करते रहते हैं। क्या आपने अपना क्वेरी जाके 99 पर डाली थी क्या? 99 या मैजिक में आपने क्वेरी डाली होगी, उसके बाद ही ये फ़ोन आने शुरू होते हैं। मैं एक्चुअली अपने घर का रेंट चेक कर रहा था, ओके, ताकि मैं अपने लैंडलॉर्ड से नेगोशिएट कर सकूं। ये ट्रूथ है। ओके। और पता नहीं कहाँ से कि आप घर देख रहे हो, बहुत अच्छा यूनिट आया है, ये बस सब मैंने आपको बता दिया कि वो नंबर कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो नंबर वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है। हाँ बिल्कुल। तो आई थिंक टू आंसर द क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट कि ये लोग कौन से फेज़ में हैं, और फिर उस फेज़ के लोगों को प्रायोरिटाइज करके फिर उनकी एलोकेशन हो जाती है कि यार ये मैं अपने ये ऐसे फेज, हाई टिकट आइटम सिलेक्शन फेज में है, और लेट्स से सेकंड टाइम इन्वेस्टर है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। सो उसमें तो रियल एस्टेट ओनर जो है वो दिखाने भी मैं ही जाऊँगा, ठीक है, ताकि मैं फटाफट सिलेक्शन करा दूँ आपकी, ठीक है। लेकिन अगर ये ड्रीम फेज में है और आपको लगता है कि बजट भी थोड़ा सा कम है, एंड इफ़ यू आर रनिंग अ हाई शॉप, लाइक यू नो हाई एंड शॉप, देन यू हैव टू से नो, बिकॉज दीज थिंग्स आर डिस्ट्रैक्शंस, दे टेक अवे द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीम एज वेल टू टेक क्लोजर्स, ठीक है। और आपको पता नहीं उन्होंने लेना ही नहीं था, ये टाइम पास कर रहे थे। बट ये कैसे पता चलेगा कि थोड़े सवाल लेना है, या आप बेटर बता पाओगे कि क्या सवाल पूछे जा सकते हैं कि इंसान कहाँ पे है अभी, राइट? अगर वो मतलब आई थिंक द पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाई नाउ, राइट? हमारे साथ तो क्या होता है, आई सी इन सो मेनी ऑफिसेज जो टेलीकॉलर्स हैं जिनका काम होता है सारा दिन फ़ोन मिलाना, वो पूरा दिन 100 से 200 कॉल करते हैं, कोल्ड कॉलिंग आउटबाउंड। अगर कोई उनसे 2 मिनट प्यार से बात भी कर लेना तो उनको लगता है कि ये लेगा, तो वो तो उतने में ही खुश हो जाते हैं कि आज मेरे से 2 मिनट किसी ने बात करी है, वो उसको डाल देते हैं कि ये कस्टमर लेने वाला है। एंड देन बाद में फिर वो डिसअपॉइंट होते हैं कि उनको ये लगता है कि जिसने भी 2 मिनट हंस के बात कर ली वो लेगा। और इससे क्या होता है ना, क्योंकि उनको इतने नोज, इतना फेलियर रेट उनका बढ़ जाता है ना, तो कभी कभी ना जो उनका क्वालिटी ऑफ पिच होता है ना, वो भी थोड़ा सा खराब होने लग जाता है, क्योंकि उनको ना वो ना अज्यूम करने लग जाते हैं कि ना 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 कोई हाँ वाला होगा ना, बट इतना ना चल रहा है लाइफ में कि उनको लगता है कि ये भी मन, वो एनर्जी खराब हो जाती है। सो हमेशा अगर उनको हाँ 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 ज़्यादा मिलेगा तो उनको लगेगा कि अगला वाला भी हाँ ही बोल सकता है। बट कोल्ड कॉलिंग में हाँ के चांसेस बड़े कम होते हैं। कोल्ड कॉलिंग डज इट रियली वर्क? बट आज के टाइम में आई स्टिल सी पीपल डूइंग कोल्ड कॉलिंग। आज भी जो है एजेंट्स हायर कर रहे हैं कोल्ड कॉलिंग के लिए, टीम्स हायर कर रहे हैं, इवन बिग ब्रोकरेज हाउसेज भी मैं देखता हूँ उन सब ने कोल्ड कॉलिंग के लिए टीम बिठाई हुई है, और दिन में
200 250 कॉल करने पड़ते हैं तो उनको। अगर एक रियल एस्टेट कंपनी मान लीजिए महीने में 100 डील क्लोज करती है, एट अ परसेंटेज लेवल के लिए 100 बोल रहा हूँ, तो कितना परसेंटेज वाया कोल्ड कॉलिंग आता होगा? आई वुड से लेस देन 1%, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, बट चांसेस कि आप किसी को कोल्ड कॉल करो और वो भी आपसे खरीद ले, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम लगती है मेरे को तो। हाँ। सो आई थिंक इसमें ये है कि क्योंकि वो नहीं आता तो ये कर लेते हैं। या ये एक इंटरेस्टिंग तरीके से मैं अपनी टीम को ये फीडबैक देता हूँ कि होता क्या है कि घर में गाड़ी खड़ी है, तुम्हें चलानी नहीं आती, तुम साइकिल से ऑफिस आते हो रोज़ धूप में, और आके ये बोल रहे हो कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। नहीं, गाड़ी चलाना सीखो, आराम से एसी में बैठ के आओ और प्रोडक्टिव तरीके से अपना काम करो। आई एग्री। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट को लेके मे बी देर आर बेटर वेज, मे बी देर शुड बी एवेन्यूज ऑफ पीपल लर्निंग दोज वेज, बट क्योंकि कोल्ड कॉलिंग तो कोई भी कर सकता है तो वो उसी पे रिलाई करते हैं। इट इज़ लाइक कि साइकिल चलानी आती है तो साइकिल से ही चले जाते हैं। और ये गलती काफ़ी बार लोग करते हैं कि अगर एक बार एक तरीके से वो वहाँ पहुँच जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम भी ना वो वही तरीका यूज़ करेंगे, फिर वो वही करते रहें। उनको लगता है बस इसका एम्पलीफाई कर दो, तो 100 कॉल कर रहे हैं 200 करो, और 4 लड़के और लगा दो, 1000 कॉल कर लो। जो मुझे लगता है कि इज़ नॉट टूवर्ड्स इनोवेशन एज अ परसूट। वही हो रहा है। इसी अगर आज आप देखो इंडिया के अंदर बहुत हैंडफुल रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने ग्रो किया है इन मल्टीपल सिटीज़ एंड आई वुड से पैन इंडिया। जैसे इन्वेस्टर क्लिनिक है, एनारॉक है, स्क्वायर यार्ड है, या प्रॉप टाइगर है। बहुत लिमिटेड हैंडफुल कंपनीज हैं, जबकि इंडिया के अंदर 1.2 मिलियन एजेंट्स हैं। सो मैं आपसे ये समझना चाह रहा था दैट व्हाई इज़ इट सो डिफ़िकल्ट फॉर रियल एस्टेट एजेंट। मैंने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया है कि हम मल्टीपल सिटीज़, 2 सिटी 3 सिटी में हम क्यों नहीं ग्रो कर पाते। क्या रीज़न है उसका कि बहुत लिमिटेड कंपनीज ही हैं जिन्होंने ग्रो किया मल्टीपल सिटी लेवल पे। देखिए, कोई भी बिजनेस को स्केल करने का एक ही तरीका होता है कि आप पहले एक बॉक्स बनाइए, उसको परफेक्ट कीजिए और फिर उसके रेप्लिकास बनाते रहिए। बॉक्स मतलब बॉक्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ प्लेबुक कि यार Okay. ये मैंने फॉर एग्जांपल ये मेरा दिल्ली ऑफिस है, इसको मैंने परफेक्ट बना दिया है, ऑर्ग स्ट्रक्चर बना दिया है। जैसे हमारे यहाँ पे एक सिटी हेड होता है, फिर क्लस्टर हेड्स होते हैं, फिर उसको सेंट्रल से लीड्स आती होंगी और फिर वो उसको कन्वर्ट करते होंगे, उनका KPIs हैं, इंसेंटिव्स हैं, रिव्यू है कि Okay. ये एक दुकान अपने आप में बन गई। फॉर एग्जाम्पल KFC SOP ड्रिवन है, एक बनाया और उन्होंने बहुत सारे बना दिए। तो रनिंग अ डोमिनोज चेन रेस्टोरेंट वर्सेज रनिंग एन इटालियन रेस्टोरेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। आई ऑल्सो फील आई काइंड ऑफ एको योर थॉट कि मुझे भी ये लगता है कि स्टार्टअप्स के अंदर बेस्ट कॉलेजेस के लोग आ रहे हैं एज एन एम्प्लॉय और इवन एज समवन हु आर स्टार्टिंग इट अप। बट रियल एस्टेट जहाँ पे इतना पैसा है, यहाँ पे क्यों नहीं द ब्राइटेस्ट ऑफ द माइंड से कि यार हाड़ में जाए सब कुछ, majority of the millionaires and the money is in real estate. Why do they not enter this space? सो आई थिंक रियल एस्टेट के ऊपर ना आज भी स्टिग्मा लगा हुआ है। हाँ, आज भी लोगों को लगता है कि यार जो पढ़ लिख नहीं पाते ना वही रियल एस्टेट में जाते हैं, या लोगों को ऐसा लगता है दैट आज भी मानना है कि यार ये तो गंदा काम है। पता नहीं क्यों, बट आज भी लोगों को ऐसे लगता है कि जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता ना वो रियल एस्टेट एजेंट बन जाता है। तो ये चीज़ें अब चेंज हो रही हैं, बट यू विल नॉट फाइंड प्रोफेशनल्स एंटरिंग रियल एस्टेट। आज भी नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है। आप नहीं सुनोगे कि IITians जो हैं वो रियल एस्टेट में आ रहे हैं, स्टार्टअप में चले जाएंगे, वो अपना कोई भी बिजनेस खोल लेंगे, बट रियल एस्टेट की तरफ। बट हॉस्पिटैलिटी में भी अगर देखिए, पहले रेस्टोरेंट्स होते थे, बहुत ही फैमिली ओन्ड होते थे, किसी का मन करता था तो वो कर लेते, लेकिन अब एक्चुअली लोग बहुत डिफरेंट तरीके से रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, कैफ़ेज़ खोल रहे हैं, उसके अंदर ब्रांड बना रहे हैं, अच्छे अच्छे फंड रेज हो रहे हैं, स्केल हो रहा है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये चीज़ रियल एस्टेट में क्यों नहीं हुई? सो रियल एस्टेट में आई मीन स्टिग्मा कुड बी वन थिंग, बट आई एम श्योर देयर आर सम पीपल हु कि यार लेट इट बी, मनी इज लाइक द फैक्टर, मार्केट इज ह्यूज। इंडिया में मेरे ख्याल से हैविंग अ होम इज़ अ पर्सनल इमोशन दैट एवरीवन हैज़, अपना घर। उसके बावजूद भी व्हाई डू वी, अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू disrespect the current talent, I'm just thinking that why does the average quality of the talent, has it grown as high in real estate as it has grown in other industries?
नहीं, अभी नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है इसमें ना कोई भी एंट्री बैरियर नहीं है। तो जैसे अगर आप यूएस में जाओ या किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाओ तो पहले आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, तभी आपको एक लाइसेंस मिलता है रियल एस्टेट एजेंट बनने का। बट यहाँ पे इंडिया में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एनीबडी कैन एंटर, तो एंट्री बैरियर नहीं है, तो फिर यू But नो that is also true for example, let's say someone who wants to open up a restaurant. Yeah. He doesn't have to be a chef, या right? Anyone can open. But even then, I see that it's not happening as high हाँ, as it रियल was, right? एस्टेट हाँ. में नहीं आते लोग, एक फर्स्ट और चॉइस। कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, आई एम श्योर, टू बिकम अ रियल एस्टेट एजेंट, राइट? हाँ, रियल एस्टेट के लिए आपको कोई इन्वेस्ट, आपको बस एक फ़ोन चाहिए और आपको एक डेस्क चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। करेक्ट. बट इस इंडस्ट्री मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट चॉइस किसी की भी नहीं होती कि मुझे रियल एस्टेट एजेंट बनना है। मे बी लास्ट चॉइस शायद हो सकती है। तो ये ना मुझे याद है कि पहले क्या, मैं मास्टर्स मार्केटिंग में पढ़ी थी, तो जब मैं पहली बार जॉब करने गया था तो उन्होंने कहा कि मार्केटिंग करेंगे, तो उन्होंने बोला कि सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दो, तो मेरे भी पता नहीं क्यों मुंह से निकल गया कि नहीं, मार्केटिंग ही लिखो। क्योंकि वो था, क्योंकि हमें लगता था कि सेल्स इज़ लाइक प्रॉब्ली डायरेक्ट सेल्स, राइट? बट नाउ सेल्स इज़ व्हाट अर्न्स यू, you know, the right on the chair in a boardroom, because you have to sell to make money and profits. तो ये जो स्टिग्मा है रियल एस्टेट एजेंट का, ये दूर इसलिए तो नहीं, मतलब इसका कोई एजुकेशन से रिलेटेड कुछ है? नहीं, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ नहीं है। मतलब सी, एक IITN भी अगर आ जाएगा और अगर एक MBA है या एक नॉर्मल 10th पास भी है, हाँ. इसमें कोई एंट्री बैरियर है नहीं। सो यू नो योर IQ और योर EQ विल नॉट प्ले एनी पार्ट in your success in real estate. So majorly hustle ज़्यादा है, ठीक है? You have to be a hard worker, you have to be a hustler अगर आपको real estate में successful होना है। and sales में अगर आपको मज़ा आता है या आप naturally talented हो towards sales, तो आप यहाँ पे successful हो सकते हो। मैंने क्या देखा है, IITians ज़्यादातर introvert होते हैं। मैंने ये देखा है कि वो लोग ना, दे आर मोर टुवर्ड्स द गीक साइड दैन एन आउटगोइंग पर्सन। तो रियल एस्टेट के लिए यू हैव टू बी फ्लैम्बॉयंट, यू हैव टू बी थोड़ा सा शो बिजनेस भी है इसके अंदर, और थोड़ा सा आपको आउटगोइंग होना है, थोड़ा सा आपको बेशरम होना है। आप अगर सोचते रह जाओगे कि मैं जाके बात करूं या ना करूं, तब तक तो क्लाइंट किसी और से ले भी लेगा। सो अगर आपको आंसर करना हो कि फॉर समवन हु वांट्स टू बिल्ड अ करियर, दिस इज नाउ इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, what kind of a person will you think will be have a great future in real estate as an industry, and what kind of a person will supremely fail at it? So see, सबसे पहले you have to like to listen to people and solve their problem. Right. अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व उसकी नहीं कर सकते हो तो आप सेल्स नहीं कर सकते हो। सेल्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सुनना, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनको क्या चाहिए और कैसे आप उनकी हेल्प कर सकते हो। जैसे आपने भी बोला था, अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हो तो सीधा उनको मना कर दो। यू हैव टू से नो कि नहीं सर, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है और ये मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ आपके लिए। एंड पॉइंट देम एट द राइट डायरेक्शन। हाँ, और आप उनको हेल्प करो जितनी भी आप हेल्प कर सकते हो। एंड so one is the problem of serving and one is the problem, one is the skill of solving and one is the skill of helping people. Okay. क्योंकि ये हमारी पूरी की पूरी सर्विस इंडस्ट्री है। दूसरा, देन यू हैव टू बी गुड एट नेटवर्किंग। रियल एस्टेट में आपको बिल्डर्स के साथ भी नेटवर्क करना है, आपको दूसरे एजेंट्स के साथ भी नेटवर्क करना है और आपको क्लाइंट्स के साथ भी नेटवर्क करना है। सो यू हैव टू बी आउट देयर, यू हैव टू बी आज के टाइम में प्रेजेंट इन द सोशल मीडिया, यू हैव टू अटेंड नेटवर्किंग इवेंट्स। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी ज़्यादा आप डील्स क्लोज कर पाओगे। तो जो आपने एक्सपेंशन की बात करी थी, उसके अंदर बैरियर्स टू एंट्री नहीं है, बहुत ही एम्बिशियस स्पेस है, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई कोर हार्डकोर स्किल नहीं चाहिए
it's just sales and good at people and everything, then why is it that expansion is a problem? Because you have the people and you don't need a formal education or a hard skill like coding or designing to become an agent. All you need is you need to be good at people, which I think most people are, because India is a little social as a country. And then I think the factor of trust is also one can establish. I'm not sure नहीं how. बट है क्या ना, रियल एस्टेट में वी डोंट थिंक ऑफ अ कंसल्टेंसी बिजनेस एज अ बिजनेस. हमें तो ऐसे लगता है कि मैं ही सब कुछ करूँगा, क्लाइंट से भी मैं ही मिलूँगा, क्लाइंट को साइट विजिट भी मैं ही कराऊँगा, नेगोशिएशन में भी मुझे ही बैठना है. हम उसको एक बिजनेस की तरह नहीं देखते. जैसे आपने बोला ऑर्ग स्ट्रक्चर बनाना है, आपको डिपार्टमेंट हेड्स बनाने हैं, आपको काम डेलीगेट करना है, हम उस तरीके से देखते ही नहीं है. एक इस बिजनेस में कैश इन्वॉल्वमेंट होता है, तो कैश इन्वॉल्वमेंट तो हमें लगता है हम वैसे ही ये काम किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते. एक क्या होता है इस बिजनेस में, जैसे मैंने बोला एंट्री बैरियर नहीं है, तो एट्रिशन बहुत ज़्यादा है. आप अगर बंदे हायर करते हो, वो साल में 1.5 साल में बिजनेस को सीखते हैं और फिर वो चले जाते हैं और वो अपना बिजनेस खोल लेते हैं. तो जैसे ही आप ऑर्ग स्ट्रक्चर बनाने की बात करते हो, जैसे ही आप एक लेवल तक पहुंचते हो, ऑल ऑफ अ सडन आपका पूरा का पूरा टीम का एट्रिशन हो जाता है. आपने एक टीम लीडर बनाया, उसके नीचे आपने 10 लोग बनाए और वो टीम लीडर पूरे की पूरे 10 लोगों की टीम को लेके चला गया. तो बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं जिन्होंने इसको अभी तक क्रैक किया है. एंड जिन्होंने डिफरेंटली क्या किया है, सो आई बिलीव जो आपने बोला वही किया उन लोगों ने KPIs बनाए, KRAs बनाए, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, एंड देन मे बी उन्होंने टेक इन्वॉल्व किया और टेक के साथ मॉनिटर किया कि कौन कितना काम कर रहा है, कौन बंदा है जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या तो उसको हेल्प करते हैं या फिर उसको बाय बाय कर देते हैं. सो इसको बिजनेस की तरह लोग नहीं देखते हैं, इसको आज भी एक इंडिविजुअल की तरह ही सोचते हैं. आज भी इवन क्लाइंट भी जब आता है ना, तो उसको ओनर से ही मिलना है. क्लाइंट को कंफर्टेबल ही नहीं होता कि मेरे को आपने किसी एम्प्लॉय के साथ क्यों बिठा दिया, मेरे को तो ओनर से ही मिलना है. तो बट क्या वो एक सिटी CEO से भी नहीं मिलेगा? क्योंकि ये डेजिग्नेशन है, देखिए, एट द एंड ऑफ द डे उन्हें क्या पता ओनर है कि नहीं है. एज लॉन्ग एज द गाय हैज द राइट पर्सनालिटी, आई एम श्योर ही कैन पुल इट ऑफ, राइट? हाँ, बट वही होता है ना, सिटी CEO ढूंढना, उसको नर्चर करना बड़ा मुश्किल है. नहीं तो सिटी CEO अपना ही ऑफिस बना लेता. अच्छा, यहाँ पे एट्रिशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि एंट्री बैरियर नहीं है, तो एट्रिशन बहुत ज़्यादा है. ओके, बट एट्रिशन comes when people know that they can succeed individually. But if they can't, then risk averseness तो देखो हर किसी की होती है, I'm sure. सी वो तो बिजनेस, मेरे को ऐसे लगता है कि बिजनेस का कीड़ा तो सबके अंदर होता है. हाँ, सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं वो बड़ा मुश्किल है. हाँ. जैसे बट क्या लोग सोचते हैं ऐसा कि मुझे एक और ऑफिस खोलना है, मुझे एक्सपैंड करना है, और ये अटेम्प्ट्स फेल होते हैं. फेल भी होते हैं और सक्सेसफुल भी हो जाते हैं. क्योंकि रियल एस्टेट में क्या है, अगर आप एक जॉब कर रहे हो, अगर आप 40,000 पर मंथ भी कमाते हो, तो साल का कितना हुआ, 5 लाख रुपए. रियल एस्टेट में अगर आपने एक भी ट्रांजैक्शन कर ली तो आप 5 लाख कमा लेते हो. तो इसीलिए लोग अट्रैक्ट भी होते हैं और फिर उनको लगता है कि जितना मैं पूरा साल काम करके कमाता हूँ उतना तो मैंने एक ही ट्रांजैक्शन से कमा लिया. सो देन दे फील कि यार मैं अपना ही ऑफिस खोल लेता हूँ ना, मुझे किसी के साथ क्यों है काम करना. ओके, एंड जब वो अपना खोलते हैं, जैसे आपने बताया था, क्या वो इक्वली सक्सेसफुल रहते हैं या फिर दे रियलाइज दैट इट इज नॉट एज ईजी टू रन योर ओन शॉप? बट जैसे मैंने बताया, उनका टारगेट ही है कि मुझे 5 लाख रुपए साल का कमाना है. वो उस तरीके से उसको नहीं देख रहे. दे डोंट थिंक कि मुझे एक स्केलेबल बिजनेस बनाना है, मुझे मल्टी सिटीज़ में ऑफिसेस खोलने हैं. उनका तो सिर्फ सिंपल टारगेट है कि मुझे साल के 5 लाख कमाने हैं. दैट्स इट. Which is also a salary that one can give someone. सो उनको ऐसे लगता है कि मुझे किसी के साथ काम क्यों करना है, मैं एक ट्रांजैक्शन भी कर लूँगा तो मैं 5 लाख कमा लूँगा. सो यहाँ पे अभी मार्केट बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है.
बट व्हाट आई सी कि रेरा अब बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले रहा है। अभी अगर आप देखोगे रेरा ने मुंबई के अंदर एग्ज़ाम भी शुरू कर दिया है, तो आपको एक एग्ज़ाम पास करना है तभी आपको रेरा लाइसेंस मिलेगा। ऑल्सो अब रेरा हर ट्रांजैक्शन के साथ एक एजेंट को अब टैग कर रहा है, जो कि वो पहले नहीं कर रहे थे। आपने कौन सी ट्रांजैक्शन करी है उसके अंदर एजेंट का नाम आएगा। सो एक एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनेगी दैट वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो। सो अब धीरे धीरे रेरा जो है अब इंडिया के अंदर स्ट्रांग हो रहा है एंड आने वाले टाइम में काफ़ी सारा चेंज होने वाला है। बट अ इंडस्ट्री विच इज does not require any past qualification has a very strong probability of making a lot of money. इसके अराउंड एजुकेशन जो है वो भी इनेबलमेंट नहीं दिखता है कि अगर किसी को बोलना है कि चलो मैं ना एक अच्छा रियलिस्ट, जैसे किसी को एक्टर बनना है क्योंकि एक अच्छा हाई सक्सेसफुल रेट है, तो वो एक एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर सकता है, ड्रामा स्कूल ज्वाइन कर सकता है, लोग उसको सिखा सकते हैं। अगर किसी को रियल एस्टेट एजेंट बनना है तो वो कहाँ पढ़ाई कर सकता है जहाँ पे उसको समझ में आ जाए कि अच्छा ऐसे नेगोशिएशन करते हैं, ऐसे कॉलिंग करते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन होती है। बिकॉज क्लाइंट जो है वो तो ट्रस्ट फैक्टर है, एक बार भी अगर हल्का सा गलत हो गया। सो अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है इंडिया के अंदर। एजुकेशन किसी भी कॉलेज में आप चले जाओ आपको रियल एस्टेट कोर्स नहीं मिलने वाला। बहुत कम अभी जगहें हैं जहाँ पर एटलीस्ट कुछ स्टार्ट हो रहा है। एंड वो भी जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, जैसे NAR है या नरेटको है, ये लोग अब इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। बट अभी तक कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पर जाकर आप कुछ रियल एस्टेट के बारे में पढ़ सको या आप एक डिग्री ले सको। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, बट अभी चेंज हो रहा है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। और आपके हिसाब से क्यों नहीं है? हर किसी को यही लगता है कि बस ऑफिस खोल के बैठ जाओ, क्लाइंट आना शुरू हो जाएगा एंड क्लाइंट को सर्व हम ऑन द जॉब ही ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब ही वो लोग सीख लेते हैं। तो इसीलिए लोगों का जो ट्रस्ट है वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। बट थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड जैसे जैसे रेरा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आई बिलीव अब इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर इस इंडस्ट्री को नेक्स्ट 6 ईयर्स में डबल होना है तो चेंजेस अभी बहुत सारे होने वाले हैं। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, ऑल थ्री कंबाइंड ड्राइव्स अ पर्सन। बट अगर किसी को समझना है, अगर उसका कोई एवेन्यू अगर मिल जाएगा लोगों को तो हो जाएगा, चलो ठीक है, आई वांट टू, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिसाइड करता हूँ कि यार मैं रेस्टोरेंट खोलूँगा, खोल सकता हूँ जाके 4 लोगों से बात करके कि आप कैसे चलाते हो, आप कैसे चलाते हो। लेकिन अगर मैं एक फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू जाऊँगा तो माई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ हायर बिकॉज आई हैव सम लर्निंग्स, राइट? एंड इफ देयर इज़ नॉट वन इन रियल एस्टेट, मे बी यू शुड ओपन वन। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू अजय, बहुत मज़ा आया आज। हाँ, मुझे भी बहुत मज़ा आया गौरव, थैंक यू। बहुत सीखने को मिला मुझे भी एंड आई एम श्योर ऑडियंस के जितने क्वेश्चन थे वो सब हमने आज अच्छे से आंसर करे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू। प्लेजर। बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। बिल्कुल। थैंक यू।